Hello everyone, welcome back to my channel Whiteboard Online. Today we will discuss about the topic company accounts issue of debentures. Before moving ahead in the video, don't forget to subscribe to Whiteboard Online. Do hit the like button, share the video and comment below if you want more such videos. First topic is debenture. What is debenture? Debenture it is a document issued by a company under its common seal acknowledging the debt, and it also contains the terms of repayment of debt and payment of interest at a specified rate. So basically डिबेंचर क्या होता है? एक तरह का डेट होता है, यानी उधार होता है, कर्ज होता है जो कि हम लेते हैं, मतलब कंपनी लेती है. एंड इट ऑल्सो कंटेन्स द टर्म्स ऑफ रिपेमेंट, और इसका हमें कंपनी को रिपेमेंट भी करना होता है. ऑल्सो इस पर इंटरेस्ट भी पे करना होता है, ठीक है, एट अ स्पेसिफाइड रेट जो पहले से डिसाइडेड होता है. ओके. According to Section 2, subsection 30 of Companies Act 2013, defines debenture as debenture includes debenture stock, bonds, or any other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a charge on the company's assets or not. सो बेसिकली ये डेफिनेशन है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डिफाइन करी गई है. नेक्स्ट, डिबेंचर्स आर जनरली फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय द डिबेंचर होल्डर. तो ये क्या होता है? फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है, मतलब सो डिबेंचर्स क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं. नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर्स हैव नो राइट्स टू वोट इन द कंपनीज जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स. सो कंपनी में जो जनरल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसमें वोटिंग राइट नहीं होता है डिबेंचर होल्डर्स को. द इंटरेस्ट पेड टू दैम इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो इंटरेस्ट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब वो देना ही होता है चाहे कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. सो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग कैटेगराइज करा गया डिबेंचर्स को. तो फर्स्ट वन इज कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. फर्स्ट इज कन्वर्टेबल, नेक्स्ट इज नॉन कन्वर्टेबल. या so first one is convertible, which can be converted into equity shares of the issuing company after a predetermined period of time. तो ये क्या होता है? कन्वर्टेबल होते हैं, तो डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम. दीज में भी पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये पार्टली कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं. इसका क्या मतलब है? अ पार्ट ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स in the future at notice of issuer. The issuer decide the ratio for conversion. This is normally decided at the time of subscription. तो क्या मतलब है? फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं होगा, उसका कुछ कुछ पार्ट जो होगा वो अमाउंट का वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. फुल्ली कन्वर्टेबल क्या है? दीज आर फुल्ली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर एट द इशुअर्स नोटिस. द रेशियो ऑफ कन्वर्जन इज डिसाइडेड बाय द इशुअर. अपॉन कन्वर्जन द इन्वेस्टर्स एंजॉय द सेम स्टेटस एज ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. तो ये फुल्ली कन्वर्टेबल होते हैं और इसको और ये एज अ शेयर होल्डर कन्वर्ट हो जाते हैं कंपनी के, राइट. नेक्स्ट इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विच आर सिंपली रेगुलर डिबेंचर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. तो इसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. दीज आर डिबेंचर विदाउट द कन्वर्टेबिलिटी फीचर. दीज यूजुअली क्या है? हायर इंटरेस्ट रेट्स एंड देन देयर कन्वर्टेबल काउंटर पार्ट्स. तो ये क्या होता है? बेसिकली ये कन्वर्टेबल शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते और इनका इंटरेस्ट रेट क्या होता है? एज कंपैरेटिवली हायर होता है, ठीक है. नेक्स्ट, अभी हमने ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन पढ़ा है, अब ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी. तो दो टाइप के हो गए, सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. तो व्हाट इज सिक्योर्ड? दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द फिक्स्ड एसेट ऑफ द इशुअर कंपनी. So, if issuer fails to pay off either the principal or interest amount, its assets can be sold to repay the liability towards debenture holder. तो अगर किसी केस में जो इशुअर कंपनी है वो पे बैक नहीं कर पा रही है या तो प्रिंसिपल या उसका इंटरेस्ट, तो कंपनी को अपने एसेट्स सोल्ड आउट करके उनको पे करना पड़ेगा. तो दीज आर कॉल्ड सिक्योर्ड डिबेंचर्स. Another category is unsecured debenture. These instruments are unsecured in the sense that if the issuer defaults on payment of the interest or principal amount, investor is treated like other unsecured creditors of the company. तो कंपनी लायबिल नहीं होगी कि अपना यू नो
अपनी एसेट्स को वो सोल्ड आउट करे और फिर पे बैक करे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ पर क्या होगा, जो जैसे अदर और लोग और क्रेडिटर्स हैं कंपनी के, उसकी अकॉर्डिंग वो मतलब एक्ट करेंगे। उनको कोई ये नहीं है कि एसेट सोल्ड करें और फिर उनका पे बैक करें, ठीक है। तो ये अनसिक्योर्ड होगा, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो दो टाइप के होते हैं, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज विच आर रिडीम्ड और पेड ऑफ आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ फिक्स टर्म। फिक्स टर्म के बाद वो क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब रिडीम हो जाते हैं, सॉरी, मतलब जो अमाउंट है वो पे बैक हो जाता है। द अमाउंट पेड ऑफ इंक्लूड्स द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द करंट ईयर्स इंटरेस्ट। तो पे ऑफ कैसे करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट देंगे और इंटरेस्ट। द कंपनी ऑलवेज हैज द ऑप्शन ऑफ आइदर टू रिडीम अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिबेंचर ईच ईयर और टू रिडीम ऑल द डिबेंचर एट स्पेसिफिक डेट, कि या तो वो सारे डिबेंचर को रिडीम कर दें या कुछ को कर दें एक ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट है इररिडीमेबल। इररिडीमेबल आर दोज डिबेंचर विच डू नॉट हैव एनी फिक्स डेट ऑफ रिडेम्पशन। तो इनके रिडेम्पशन का कोई फिक्स डेट नहीं होता। दे आर रिडीम्ड आइदर इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, तो या तो कंपनी वाइंड अप होगी तब वो रिडीम होंगे, और एट अ वेरी रिमोट पीरियड ऑफ टाइम, या फिर बहुत टाइम के बाद। इररिडीमेबल और परपीचुअल डिबेंचर होल्डर्स कैन नेवर फोर्स द कंपनी टू रिडीम देयर फ्यूचर। तो ये कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारा अमाउंट रिडीम करें, ठीक है, क्योंकि ये इररिडीमेबल डिबेंचर्स हैं। जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी वो रिडीम करे जाएंगे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शेयर एंड अ डिबेंचर। सो फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर। और डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, लैंडर्स, जो कि डेट को डेट देते हैं कंपनी को। तो रिटर्न किस फॉर्म में होता है, शेयर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड डिबेंचर्स को इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। सिक्योरिटी क्या होता है कि शेयर्स नॉट सिक्योर्ड नहीं है, जबकि सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन एसेट, लेकिन डिबेंचर को मिलता ही मिलता है इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर हैव द वोटिंग राइट। तो शेयर होल्डर्स की वोटिंग राइट होती है, जबकि डिबेंचर के वोटिंग राइट नहीं होती है डिबेंचर होल्डर में। रिस्क क्या होता है, मोर रिस्क एज कम्पेयर टू डिबेंचर। शेयर्स में ज़्यादा रिस्क रहता है, जबकि डिबेंचर रिस्क फ्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो कैसे डिबेंचर इशू करे जाते हैं। तो तीन फॉर्म है, या तो कैश में इशू होंगे, या ठीक है, या फॉर कंसिडरेशन अदर देन दैट, कैश के अलावा, या फिर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। नाउ द टर्म्स ऑफ इशू, डिबेंचर्स कैन बी इशूड इन द फॉलोइंग वेज। या तो इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। व्हाट इज पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। सो पार का मीन्स होता है कि जो उसकी फेस वैल्यू है डिबेंचर की, उसी वैल्यू पे वो पे किया, सॉरी, इशू किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर इशू डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ और वो इशू हो रहा है 100 रुपीज़ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एट पार। अब यहाँ प्रीमियम का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर डिबेंचर की वैल्यू 100 है, लेकिन कंपनी उसको इशू कर रही है 120 पे, तो वो क्या हो जाएगा, एट प्रीमियम, क्योंकि फेस वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे वो इशू हो रहा है। और अगर यही डिबेंचर ₹80 में इशू हो रहा है, देन वो डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ आ गया, तीन टाइप के हो सकते हैं। नेक्स्ट, डिबेंचर्स पेएबल इन इंस्टॉलमेंट। अब डिबेंचर को पे कैसे, इंस्टॉलमेंट में क्या मतलब है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड अलोंग विद द एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन मनी। कि मतलब जो वो है डिबेंचर होल्डर, वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो पहली पेमेंट फॉर एग्जांपल उसने जब अप्लाई किया, तो इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन मनी पहली मनी दे दी, पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, सॉरी। सेकंड इंस्टॉलमेंट वो कब देगा, अलॉटमेंट में, जब उसको डिबेंचर अलॉट करा गया, तो वो सेकंड इंस्टॉलमेंट। और बाकी इंस्टॉलमेंट वो कब देगा, जो जो बची हुई हैं उनको बोलते हैं कॉल मनी, ठीक है, सॉरी, कॉल्स, हाँ, एज कॉल मनी बोलते हैं, ठीक है। कॉल्स कैन बी मोर देन वन एंड फर्स्ट कॉल। फॉर एग्जाम्पल, एक ही बार में भी दे सकता है, जैसे फर्स्ट कॉल में, या फिर सब्सीक्वेंट, जैसे फर्स्ट कॉल में थोड़ा अमाउंट दिया, फिर बाकी सेकंड कॉल, और फिर जितने भी कॉल्स होंगी, ठीक है। डिपेंड करता है ऑन दी फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, ठीक है। नेक्स्ट,
अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जर्नल एंट्री पास होती है, ठीक है, डिबेंचर्स के केस में। सो फर्स्ट केस क्या है, व्हेन डिबेंचर्स अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम विद द एप्लीकेशन, मतलब पूरा ही अमाउंट हमें एप्लीकेशन के साथ कंपनी को जब रिसीव हो जाता है तो उसको लमसम बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है तो क्या जनरल एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट मनी और बाकी जो भी फुल अमाउंट है वो कंपनी को वो पे कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जितनी भी मनी रिसीव हुई है। नेक्स्ट है ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी, जब वो एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट हो गई, ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ पर कौन क्या आएगा, जो एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में यानी फुल अमाउंट आएगा, राइट। ऑन रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, अगर कुछ मनी एक्सेस में रिसीव हो गई एप्लीकेशन में, मतलब जितना लोगों ने अप्लाई किया है उसका एक्सेस, मतलब जितना कंपनी ने इशू किया था और लोगों ने ज़्यादा एप्लीकेशन दे दिया, तो जो एक्सेस मनी होती है वो रिफंड कर देती है कंपनी। तो उसका क्या होगा, इसका अपोजिट एंट्री हम दे देंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, तो जितना मनी रिफंड होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा, राइट। नेक्स्ट अब है कि जब एक तो फर्स्ट केस था कि लमसम में मनी पे ऑफ हो गई है, लेकिन सेकंड है कि इंस्टॉलमेंट में हो रही है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट एंट्री तो वही रहेगी जो एप्लीकेशन मनी जब रिसीव हो रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो एप्लीकेशन के साथ जितनी मनी रिसीव हो रही है वही डेबिट में और यहाँ पर क्रेडिट में लिख देंगे। नेक्स्ट ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो जितना डिबेंचर अलॉट करना है तो इसमें वो अमाउंट आएगी। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, तो यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा और इधर क्रेडिट में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है ऑन मेकिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब ड्यू की पहले ड्यू की एंट्री पास करते हैं, देन जो मनी आ जाती है उसकी। तो डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट, तो जितनी अमाउंट ड्यू होगी अलॉटमेंट में जितना कंपनी ने मांगा होगा। ऑन एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस डिबेंचर एप्लीकेशन मनी, ठीक है, एप्लीकेशन में अगर कुछ अमाउंट एक्सेस आया है तब ये अमाउंट विद द सरप्लस एप्लीकेशन मनी ऑन पार्शियली एक्सेप्टेड एप्लीकेशन। अच्छा, एक्सेस मनी को, हाँ ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो जो एक्सेस मनी है वो उसके साथ हम एडजस्ट कर देंगे। नेक्स्ट ऑन रिफंड ऑफ एक्सेस डिबेंचर एप्लीकेशन मनी, तो जितना एक्सेस में एप्लीकेशन मनी होगी, हाँ वो मैं यहाँ बता रही थी, तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट आ जाएगा मनी को रिफंड करने के लिए। नेक्स्ट ऑन रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी, तो ड्यू की एंट्री हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं, अब जब अमाउंट आ गया तो अमाउंट जब रिसीव होगा तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू डिबेंचर। पहले याद रखिए कि पहले हम ड्यू की एंट्री पास करते हैं देन रिसीव की, बस एप्लीकेशन में होता है जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तब पहले मनी रिसीव की एंट्री पास करते हैं देन ड्यू वाली करते हैं, राइट। तो ये है ऑन मेकिंग कॉल्स, तो ये ड्यू की एंट्री है, डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट द अमाउंट ड्यू ऑन पर्टिकुलर कॉल, और फिर जब कॉल मनी रिसीव हो जाएगी तो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट। अब कॉल मनी अगर फर्स्ट कॉल है तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल लिख देंगे, सेकंड थर्ड एंड सब्सिक्वेंटली वैसे एंड सो ऑन, राइट। आई होप आपको जनरल एंट्री क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है कि जो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो सॉरी पे करना होता है, तो उसकी क्या एंट्री होगी, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेटेड एट अ फिक्स रेट पे कैलकुलेट किया जाता है ऑन इट्स फेस वैल्यू एंड इज यूजुअली पेबल हाफ ईयरली एंड इज पेड इवन कंपनी इज सफरिंग फ्रॉम लॉस बिकॉज इट इज अ चार्ज प्रॉफिट, चाहे कंपनी को लॉस ही क्यों ना हो रहा हो लेकिन कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले ड्यू की एंट्री पास होती है, मैंने अभी आपको बताया, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट पहला आ जाएगा। नेक्स्ट जब इंटरेस्ट पे कर देंगे तो डेबिट द रिसीवर, आपको पता है, इसलिए डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर वो अमाउंट आ जाएगी, ये डेबिट अमाउंट यहाँ पे और यहाँ पर क्रेडिट, सेम यहाँ पर डेबिट अमाउंट एंड यहाँ पर क्रेडिट, ओके। नाउ वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ओके, ताकि जो मैंने आपको अभी थ्योरी में जनरल एंट्रीज डिस्कस करी हम लोगों ने,
थोड़ा थ्योरी पढ़ा है, ठीक है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू, राइट नाउ। और अगर आप लोग पहले से ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, अभी आपका रिवीजन हो गया होगा, तो आप ये वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही हुआ है या नहीं। आई होप I am clear. Now the first question is, a company issued 5,000 10% debentures of rupees 100 each, payable rupees 20 on application and remaining amount on allotment. तो कंपनी ने 5,000 डिबेंचर इशू करे हैं जिसकी फेस वैल्यू क्या है 100, तो उसमें 20 रुपीज़ तो एप्लीकेशन पे देने हैं, ठीक है, और बाकी अमाउंट अलॉटमेंट पे, ठीक है। एप्लीकेशन व रिसीव फॉर 4,000 डिबेंचर, तो 4,000 कंपनी ने इशू तो 5,000 के, लेकिन 4,000 पे ही की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। एंड डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, तो सबको डिबेंचर अलॉट कर दिए गए हैं। ऑल मनी वॉज रिसीव, सारी मनी रिसीव हो गई है, ऐसा नहीं है कि कुछ ड्यू रह गई है, ठीक है। हर चीज़ क्वेश्चन में पहले क्लियर कर देता है, तो आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे तब हमें इजी रहेगा, ठीक है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। सो पहला हमें क्या एंट्री पास करनी होगी कि जो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, उसने बोला है कि 4,000 की एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है, ठीक है। अब हमें पता है कि एप्लीकेशन पे उसको कितना अमाउंट है एप्लीकेशन मनी का, ₹20, और इशू कितने हुए हैं शेयर्स 4,000, तो 4,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा 80,000, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनी रिसीव हुआ है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री अभी हम पढ़ चुके हैं। तो 80,000 कैसे आया, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, बट आपको यहाँ पे नोट लिखना होता है कि ये अमाउंट आई कैसी है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि 4,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है और एप्लीकेशन मनी है 20, तो कैसे आया है हमें 4,000 इंटू 20, तो 80,000 आ गया। वो हमने डेबिट साइड भी लिख दिया है एंड क्रेडिट साइड भी लिख दिया है। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे अलॉटमेंट की, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि बाकी के अमाउंट उसने बोला है कि हमें अलॉटमेंट पे रिसीव होगी, यानी बाकी की अमाउंट कितनी है 80, राइट। 80 इंटू 4,000, इतना क्लियर नहीं आ पा रहा है क्योंकि स्क्रीन पे नहीं लिखा जाता इतना क्लियर, ठीक है। तो 4 मैं ऐसे ही बता देती हूँ, 4,000 इंटू 80 3,20,000 हो जाएगा, राइट। तो ये हमने ड्यू की एंट्री पास करी है अलॉटमेंट के लिए, इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू डिबेंचर, ये एप्लीकेशन की ड्यू वाली एंट्री है, ठीक है। या ये बोल सकते हैं कि डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। तो 80,000 इंटू 80,000, ये अब हमें अलॉटमेंट की जो पैसे रिसीव हुए हैं, यहाँ पे हमने ड्यू की एंट्री पास कर दी और यहाँ पे जब मनी एक्चुअली रिसीव्ड हुई है, यहाँ पर आप वर्किंग नोट दिखाएंगे हर एंट्री में, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में दिखाते हैं, इतना तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड issued 20,000 9% debentures of ₹100 each at a discount of 4% on 1st April 2020, payable ₹30 on application and the balance amount on allotment, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट पर इशू करे गए हैं डिबेंचर्स, तो इसमें हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ द सॉल्यूशन, सो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पर अमाउंट आई है 6 लाख। 6 लाख कैसे आई है, क्योंकि हमें 20,000 डिबेंचर इशू करे हैं और एप्लीकेशन पे कितना रिसीव हो रहा है 30 रुपीज़, तो 30 इंटू 20,000 अगर हम करेंगे तो 6 लाख आएगा, ठीक है। ये समझ आ गया होगा आपको। नाउ ये क्वेश्चन है कि हमें उन्होंने जो डिबेंचर है वो 4% डिस्काउंट पर इशू करा है, ठीक है।
और बाकी की अमाउंट क्या है वो अलॉटमेंट मनी पे रिसीव हो रही है। अब हमें ये पता है कि डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, और 4% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 100 का 4% कितना होता है, 4 रुपीज़, यानी कितना, अब कितने पे इशू हुआ है वो, 96 रुपीज़ में इशू हुआ है। ठीक है, 96 में से 30 रुपीज़ क्या हुए, एप्लीकेशन पे मिल रहा है, तो जब हम इसमें से 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 66, यानी अलॉटमेंट में कितना हो रहा है, 66। तो 66 इंटू 20,000 डिबेंचर, तो कितना आ जाएगा, 13,20,000 आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि डिबेंचर पे डिस्काउंट कितना, 80,000 कैसे आया, तो हमें पता है कि डिस्काउंट कितना है, 4 रुपीज़ का, तो 4 इंटू 20,000 कितना आ जाएगा, 80,000। इन दोनों को एडअप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 लाख। तो वो डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन मनी को हमें डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो वही 6 लाख की एंट्री पास हो जाएगी डिबेंचर अकाउंट टू एप्लीकेशन टू डिबेंचर, और अलॉटमेंट पे जो पैसा मिला है यानी 13,20,000, ड्यू की एंट्री हम पहले ही पास कर चुके हैं, तो 13,20,000 यहाँ पर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्यों करा है हमने, क्योंकि डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू हुए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके। और अगर यही चीज़ प्रीमियम पे इशू होती तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे तो हमने डेबिट साइड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो गया। अगर प्रीमियम पे होता तो यहाँ पे आता टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो हम उसमें ट्रांसफर कर देते। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसके ये हमारा लॉस है कंपनी का, इसलिए डेबिट करा है। और अगर हम प्रीमियम पे देते हैं तो वो आ जाता सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यहाँ पर 2 करके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। SKS Limited issues 1,08% debentures of ₹20 each at ₹12 on 1st April 2020. The issue was fully subscribed. In terms of issue of debentures, interest was payable at the end of the financial year. Pass journal entries for the above transaction. तो ये हमारा क्वेश्चन किस चीज़ का है, इंटरेस्ट का है, राइट? तो फर्स्ट एंट्री जो होने वाली है, जो हमें एप्लीकेशन मनी मिली है, एप्लीकेशन में क्या बोल रहा है वो, इशू वॉज फुल्ली सर्व इन टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर ₹10 एट ₹12। तो क्वेश्चन में ये है कि जो डिबेंचर है वो प्रीमियम पे इशू हो रहा है, ठीक है, और अमाउंट फुल्ली सब्सक्राइब है, एक ही बार में पूरा उसने पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो पहली अमाउंट मतलब पहली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और हमें पता है कि 1 लाख डिबेंचर इशू है एट द रेट ऑफ 12, तो 12 इंटू 1 लाख हो जाएगा 12 लाख। ठीक है, अब ये अमाउंट जो है एप्लीकेशन मनी हमें डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्यों, क्योंकि 2 रुपीज़ क्या है, प्रीमियम पे इशू है, तो 2 इंटू 1 लाख कितना हो जाएगा, 2 लाख, तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारी प्रीमियम में, और 10 लाख हमारी डिबेंचर में ट्रांसफ़र होगी, और ये पूरी मनी जो हमें मिली थी 12 लाख वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, मैं अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताई थी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो जब प्रीमियम होता है वो क्रेडिट साइड आ जाता है। नेक्स्ट इसमें ये बोला था इन्होंने कि इंटरेस्ट जो है वो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे करेगा, तो 31 मार्च 2021, यहाँ पर हम डेट भी लिखते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, यहाँ पर आप डेट लिखेंगे 31 मार्च 2021। तो इंटरेस्ट क्या होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, तो कितना कैसे हम निकालेंगे, ऑन फेस वैल्यू, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं, यानी फेस वैल्यू इसकी थी 10 इंटू 1 लाख यानी 10 लाख, 10 लाख का हमें निकालना होगा 8%, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमें कहाँ से पता चलता है, ये डिबेंचर के आगे जो लिखा रहता है ये इंटरेस्ट रेट होता है, तो 8% ऑफ 10 लाख इज 80,000, राइट? तो ये हो गया।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इस वीडियो में हमने थ्योरी भी डिस्कस करी है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए। ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी इसलिए मैंने ये अपलोड की है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो हम वही कोशिश करते हैं। सो चैनल को सपोर्ट करिए, तभी आप लोग को न्यू वीडियो दिखेंगी। आपके हिसाब से जो आप चाहते हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो पे वर्क करेंगे, राइट। सो और ये वीडियो काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैंने पूरे चैप्टर को कवर किया है बहुत शॉर्ट में नोट्स बना के। ठीक है, तो आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इसका। और कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में बता सकते हैं, राइट। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।